हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वेलकम टू द चैनल एग्जाम नोवा, राइट। मैं हूँ राहुल कुशवाहा, जो आज आपके लिए लेकर आया क्लास 8 का चैप्टर एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। एक्सप्लोरिंग फोर्सेस मतलब आज हम जानेंगे कि फोर्स क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं, वेट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, कोई बॉडी कैसे डूबती है या कैसे तैरती है। देखिए, ओवरव्यू दे दिया है बिना कोई टाइम वेस्ट किए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, लाइक करते हुए, शेयर करते हुए आगे बढ़ते हुए पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइए समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज फोर्स। व्हाट इज अ फोर्स? बच्चा लोग, अब मान लीजिए आपकी मम्मी ने कहा कि भैया यहाँ पर ये डेस्क है, ठीक, इसको इस कमरे से हटाकर दूसरे कमरे में ले जाओ, तो आप क्या करेंगे? या तो आप जाएंगे ऐसे करके उसको धक्का लगाएंगे, राइट, या यहाँ पर इसको ऐसे करके पकड़ के खींचेंगे। तो या तो आप उसे पुश करेंगे या फिर पुल करेंगे, पुश या पुल। तो इसी को कहते हैं बच्चे लोग फोर्स, पुश और पुल। किसी चीज को धक्का देना या खींचना, किसी चीज को धक्का देना या खींचना ही क्या कहलाता है? फोर्स। फोर्स का मतलब है बल। आप में कितना बल है? भैया बल हुआ तो एक हाथ से पकड़ के ऐसे ले, मम्मी हो गया, ठीक है। और दम, पूरा दम लगाने के बाद भी ना हिले, फिर तो दम है ही, राइट। तो बच्चे लोग, अगर हम फोर्स के बारे में बात करें तो सिंपल सी बात है, फोर्स इज पुल और पुश। फोर्स इज पुल और पुश, इसी चीज को आप क्या कहते हैं? फोर्स। तो अगला जो आता है वो हमारा एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भैया? व्हाट अ फोर्स कैन डू टू द बॉडीज ऑन विच इट इज अप्लाइड। एक फोर्स किसी बॉडी पे अगर अप्लाई करें तो क्या कर सकती है? चलिए देखने की कोशिश करते हैं क्या कर सकती है भैया। पहला काम, चलती हुई बॉडी को रोक सकती है। इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, अ मूविंग बॉडी, ओके। और इट कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। अब स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? कि वो रुकी हुई है। इट कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। अब रुकी है, आपने जाके लात मार दिया, चलने लगी, ठीक है। अब उधर से फुटबॉल लुढ़कते लुढ़कते आ रही, आपने पैर ऐसे करके लगा दिया, राइट, रुक गई। तो आप फोर्स लगाकर क्या क्या कर सकते हैं? किसी चलती हुई बॉडी को रोक सकते हैं, रुकी हुई बॉडी को चला सकते हैं, ठीक है। उसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं, स्पीड चेंज, राइट। अरे भैया वो धीरे धीरे फुटबॉल आ रही है, धीरे धीरे लुढ़क रही है, आपने एकदम खिंचा के लात मार दी, ठीक, तो धीरे धीरे आ रही थी, बहुत तेजी से चली गई। तो इससे एक बात और पता चलती है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। कैन चेंज डायरेक्शन ऑल्सो, ठीक है। डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, स्पीड चेंज कर सकते हैं, शेप और साइज भी चेंज कर सकते हैं। अब यही पेन है, इसको पकड़ के ऐसे तोड़ दीजिए, तो आपने फोर्स तो लगाया ना, तो इसका शेप ही बदल जाएगा, ढांचा ही बदल जाएगा। कैन चेंज शेप एंड साइज, ओके। नेक्स्ट की बात करें, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब दुनिया में बच्चे लोग दो ही टाइप की फोर्सेस होती है, एक होती है कॉन्टैक्ट फोर्सेस और एक होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है? जब कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टैक्ट में हो, ये, ठीक है, ऐसे करके बात कर सकते हैं, ये रहा, ठीक है। आपस में जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट ऐसे कांटेक्ट में रहते हैं तो उनके बीच में लगने वाले फोर्स को आप क्या कहते हैं? कांटेक्ट फोर्स। मतलब आपस में टच होना चाहिए। अब कांटेक्ट फोर्सेस के भी टाइप होते हैं। सबसे पहला आता है मस्कुलर, मस्कुलर फोर्सेस। कौन से फोर्सेस बच्चे लोग? मस्कुलर फोर्सेस। अब सिंपल सी बात है, इसमें हम अपने मसल्स का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अब आपको क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट, ये बैट लिया, पूरा घुमाया, मसल्स का यूज होता है। रनिंग करनी है तो रनिंग करनी, भागना है, एकदम पैरों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, राइट। अब कोई, अब मान लो कोई जाके डंबल उठा रहा है जिम में, एकदम मसल्स वसल, तो डंबल उठा रहा है, मसल की हेल्प से उठा रहा है ना,
ठीक है। तो जिस भी ऑब्जेक्ट में मसल का यूज़ हो, उसको लिफ्ट करने में, उसको यहाँ से वहाँ तक ले जाने में, या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में, राइट। जैसा मान लीजिए कोई जो डेड लिफ्ट करते हैं, या फिर कोई वो ओलंपियन देखे ना, ऐसे उठाकर ऐसे पूरा, राइट, क्या कर रहा है, अपने मसल का यूज़ तो कर रहा है। तो जो मसल्स का यूज़ करके जो फोर्स आप लगाते हैं उसी को कहते हैं मस्कुलर फोर्स। क्या कहते हैं बच्चे लोग? मस्कुलर फोर्स। फिर आता है फ्रिक्शन, ये बड़ा ही आसान है। अब मान लीजिए ये कोई सरफेस है और इस पर ये फुटबॉल है, ये फुटबॉल है, लुढ़कती हुई जा रही है ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा जब फुटबॉल रुक जाएगी, स्टॉप्स। क्या करता है? स्टॉप्स। तो इसके बाद रुका क्यों? भैया ये तो आगे जा रहा था, ये लुढ़क रहा है, लुढ़क रहा है, लुढ़क रहा है, लुढ़क रहा है। तो इधर इस तरफ लगती है फ्रिक्शन, इस तरफ लगती है फ्रिक्शन, तो ये भी तो कांटेक्ट फोर्स है, ठीक। अरे भाई मसल्स में यूज कर रहे थे ना, किसी चीज को उठाने के लिए मसल्स का एकदम कांटेक्ट आ रहा था ना, राइट। तो मसल्स का यूज तो हो रहा था। उसी तरीके से फ्रिक्शन भी क्या है? सरफेस। तो किसी सरफेस पर कोई चीज चल रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगती है, अपोजिट डायरेक्शन में, अब अपोजिट में लगेगी तो उसे रोकने की कोशिश करेगी। इट ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। रिलेटिव मोशन होना चाहिए। मान लो ये सरफेस है, अब ये रुका हुआ है और इस पे ये लुढ़क रहा है, ये लुढ़क रहा है, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगती है ना किसी भी मूविंग बॉडी पे, अपोजिट डायरेक्शन में, सरफेस के द्वारा, ड्यू टू द सरफेस, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द मोशन, ऑलवेज। कि क्या करता है? रोकने की कोशिश करता है, रोकने की। तो इसीलिए आप चल भी पाते हैं, राइट। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम चल भी ना पाए। फ्रिक्शन हर सरफेस पे, ठीक है। जैसे अगर आप घर में तो देखते हो ना, टाइल वाइल लगा के इंसान बहुत अच्छे से बनाता है, तो स्लिपरी रहता है ना वो, लाइक। लेकिन सड़क तो इतना स्लिपरी नहीं होता, ठीक है। उसे देखिए छोटे छोटे कंकड़ से बनाते हैं, बजरी जिसे कहते हैं, राइट। वो इसीलिए बनाते हैं ताकि फ्रिक्शन बढ़ सके, वरना आए दिन एक्सीडेंट होते रहेंगे ना यार। नेक्स्ट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब ऐसी फोर्स है जिनके साथ आपका कोई कॉन्टैक्ट ना हो। मैग्नेटिक फोर्स। अब भैया मैग्नेटिक फोर्स का सिंपल सा मतलब है, अब यहाँ पर क्या है, एक मैग्नेट है, मैग्नेट में एक होता है नॉर्थ और साउथ। यहाँ पर एक कॉइन ले लो, या क्या करें, इससे चिपक जाएगा, अपने आप ही चिपक जाएगा। ये कॉइन क्या करेगा, इससे अपने आप ही चिपक जाएगा, ठीक है। सो किसी मैग्नेट की वजह से लगने वाली जो फोर्स होती है उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और ऐसा ही कुछ आपने उसमें पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी में, कि करंट की वजह से भी मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। करंट की वजह से क्या आता है? मैग्नेटिक इफेक्ट। और वो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या करता है? सेम मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, किसी चीज़ को चिपका लेना, ठीक है, किसी चीज़ को दूर फेंक देना, ये सारी बातें होती हैं उसमें। ओके बच्चे लोग, ये सारी बातें होती हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट की वजह से या इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से भी आ सकता है, राइट। करंट कैरिंग वायर की वजह से भी आ सकता है, करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाता है, ओके। तो वो जो फोर्सेज जो होती हैं उनके साथ आपका कोई कॉन्टैक्ट होता नहीं, आप सिक्के को रख दीजिए अपने आप चिपका लेंगे, ओके। तो कॉन्टैक्ट तो हुआ नहीं, इसीलिए इनको कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इसके बाद जो अगला फोर्स आता है वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? फोर्स बिटवीन चार्जेस, फोर्स बिटवीन चार्जेस। आपको पता है ना, दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। या आपने कई बार बालों में इसको ऐसे रब करके कागज के टुकड़े ऐसे चिपकाए होंगे, तो कैसे चिपक जाते हैं? तो चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन होता है और उस इंटरेक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोई प्लस है कोई माइनस है, उसमें जो चार्जेस के बीच में फोर्स जो लग रहा है बच्चे लोग, तो उसे इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, या फिर उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। गुब्बारे को ऐसे सर में घिस रहे हैं, चिपका दिया दीवार में, राइट। तो क्या होता है कि चार्ज जो होते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं, और ट्रांसफर हो जाते हैं तो ट्रांसफर होने की वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनमें भैया क्या होता है, प्लस प्लस रिपेल करता है। लाइक चार्जेस होते हैं ना, लाइक रिपेल करेंगे और अनलाइक अट्रैक्ट करेंगे, अनलाइक अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। फोर्सेस बिटवीन चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो नॉन कॉन्टैक्ट का जो तीसरा टाइप है, मतलब टाइप्स ही पढ़ रहे थे, पहला क्या पढ़ा? मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है?
सभी जानते हैं ये एप्पल है, हालांकि एप्पल जैसा लग नहीं रहा, ठीक है, एप्पल गिरा, राइट, तो न्यूटन ने क्या खोज दिया, ग्रेविटेशन, ठीक है, फोर्स ड्यू टू अर्थ, ठीक है। ग्रेविटेशन का मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ क्या करता है, हर बॉडी को नीचे खींचता है अपनी तरफ, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है अर्थ किसी भी बॉडी पे ताकि वो नीचे आए, क्या है, नीचे, तो उसी को आप क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई इस पेन को उछाला नीचे ही आएगा, सेब पेड़ पे लगाए नीचे ही आएगा, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो दुनिया में, उसे आपने अगर किसी हाइट पर रखा तो उस पर ग्रेविटी लगेगी ही लगेगी। ग्रेविटेशन इज द फोर्स एग्जीक्यूटेड बाय अर्थ या एक्सर्टेड बाय अर्थ, ठीक है। अर्थ जो फोर्स लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी मास पर, ठीक है, ताकि वो नीचे आ सके, हमेशा अट्रैक्टिव होता है, हमेशा अट्रैक्ट करता है, ठीक है। दो पार्टिकल्स के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ये रहा दो ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच में भी हमेशा क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच में भी लगेगा, ओके। दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ये इसको अट्रैक्ट करता है, ये इसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक होती है, तो डेली लाइफ में हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते इसको, अदरवाइज ऑब्जर्व तो हो ही जाएगा। तो बच्चा लोग, ये था आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है वेट एंड इट्स मेजरमेंट। अब वेट, इसको ध्यान से समझिएगा बच्चा लोग कि वेट होता क्या है। वेट इक्वल टू होता है mg, क्या होता है, mg, जहां m होता है मास, g होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये है क्या, अब बच्चे लोग ये फोर्स है, एसआई यूनिट इसकी न्यूटन होगी, ठीक है, क्योंकि फोर्स की एसआई यूनिट भी न्यूटन ही होती है। तो वेट वो फोर्स है जिससे अर्थ क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। वेट है क्या, वेट उस फोर्स को कहते हैं बच्चे लोग जिससे अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, सेंटर की तरफ खींचता है। तो सेंटर की तरफ जितने फोर्स की तरफ खींचता है वही फोर्स आप क्या कहते हैं, वेट। आपने कभी वेइंग स्केल पे अपना वेट कराया होगा, तो आप देखते हैं जैसे उस पर खड़े होते हैं तो वो कुछ कैलकुलेट करता है। तो क्या कैलकुलेट कर रहा है कि ये अर्थ आप पर कितना फोर्स लगा रही है, यही वो कैलकुलेट कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चे लोग, यही वो कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। और इसमें मेजरमेंट करने के लिए आपके पास आता है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग, बेसिकली यहाँ पर स्प्रिंग होता है, ठीक है। अब स्प्रिंग पर आप क्या करते हैं, धागा बांधकर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है इसको लटका देते हैं। तो इस स्प्रिंग में ना बेसिकली यहाँ पर इसी में आप कह सकते हैं एक स्केल बना रहता है, ठीक है, स्केल बना रहता है। तो जैसे ही आता है तो ये खिंच जाता है, और खिंच जाता है तो यहाँ पर कुछ रीडिंग आती है, 10 न्यूटन फोर्स में आती है, राइट, केजी में भी आ सकती है, इसी को केजी भी कहते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो जितनी रीडिंग आती है तो इस तरीके से मेजरमेंट कर लेते हैं स्प्रिंग का यूज़ करके। इसमें बच्चे लोग स्केल लगी रहती है। जैसे आपने कभी, अगर आपके घर में समरसीबल है, राइट, समरसीबल मोटर, तो मोटर में आपने देखा ना कि एक बॉक्स होता है ऐसे करके, इतना बड़ा एक बॉक्स होता है, तो उसमें यहाँ पर एक डब्बा बना रहता है एक यहाँ, और इसमें एक नीडल होती है, और यहाँ पर कई सारे डिविजन्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे आप उसको ऑन करते हैं तो नीडल इधर उधर डिफ्लेक्ट हो जाती है। या कार या बाइक की बात कर लीजिए, राइट, जैसे जैसे आप एक्सेलरेशन या गाड़ी चल रही होती है तो नीडल बताता ना 40 की स्पीड है, 50 की स्पीड है। उसी तरीके से यहाँ पर भी एक नीडल होगा जो ये बताएगा कि आपने जो वेट लगाया उस पर कितना वेट है, राइट। तो बेसिकली ये नीचे खींच रहा है, किसकी वजह से खींच रहा है, अर्थ की वजह से खींच रहा है। और ये अर्थ क्या कर रहा है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, और वही ग्रेविटेशनल फोर्स को आप क्या कहते हैं, वेट। क्या कहते हैं, वेट। फॉर्मूला याद रखिएगा बच्चे लोग, वेट इक्वल टू mg, और इसी को फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स, बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर की तरफ जो लगने वाली फोर्स है अर्थ के, ठीक है, उसी को आप क्या कहते हैं, वेट।
क्या कहते हैं बच्चे लोग? वेट। अब इसके बाद हमारा जो ये टॉपिक है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। फ्लोटिंग एंड सिंकिंग समझते हो? फ्लोट मतलब तैर रहा है, सिंकिंग मतलब डूब गया, सिंकिंग मतलब डूब गया। तो इसी पर सबसे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, डेंसिटी। क्या समझनी पड़ेगी बच्चे लोग? डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। घनत्व, ठीक है। अब घनत्व का मतलब है कोई चीज़ कितनी घनी है। अच्छा एक बात बताइए, पानी में तैरना आसान है कि खारे पानी में तैरना आसान है? नॉर्मल पानी में तैरना ज़्यादा आसान है या खारे पानी में तैरना ज़्यादा आसान है? जहाँ तक मेरा हिसाब किताब है बच्चे लोग, खारे पानी में तैरना ज़्यादा आसान है, क्योंकि उसमें नमक है, तो उसको वो ज़्यादा घना है ना, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल, एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर। तो नॉर्मल वाटर की डेंसिटी कम है, ठीक है। अब एक बात बताओ, शहद में तैरना आसान है? भाई तैरने की जरूरत ही नहीं है, पैर रखते रखते चले जाओ, चिपकेगा ही ना राइट। तो शहद की डेंसिटी पानी से भी ज़्यादा है। तो सारा खेल है बच्चे लोग डेंसिटी का, ठीक है। कौन कितना ज़्यादा घना, घनत्व कहते हैं इसको, ओके। तो सारा खेल है बच्चे लोग डेंसिटी का। तो मान लीजिए कोई भी लिक्विड है, उसकी डेंसिटी कितनी है? 10 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 10, अपनी मर्जी से कुछ भी, ठीक है। और आपको उसमें कोई ऑब्जेक्ट को तैराना है। क्या करना है बच्चे लोग? तैराना है। तो आपने उसमें उसको डाल दिया और उसकी डेंसिटी है 11। तो जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आपने 11 है, वो क्या करेगा? इसमें डूब जाएगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी के, लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है, तो वह डूब जाएगा। इसी को कहेंगे आप सिंकिंग। तो अगर कोई भी लिक्विड है, उसकी डेंसिटी से ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है, तो उसमें तैरेगा नहीं, डूब जाएगा, ठीक है। तैरेगा नहीं, डूब जाएगा। और डेंसिटी कम हुई तो, मान लो 9 हुई, तो तैरेगा, तैरेगा, बिल्कुल तैरेगा, एकदम सतह के ऊपर, सरफेस के ऊपर। अब किसी के मन में ये आ रहा होगा, सर एग्जैक्टली 10 हुई तो क्या होगा? तब भी सरफेस के थोड़ा सा अंदर, एकदम ये सरफेस हो जाएगा ना, तो बिल्कुल सरफेस पे ही तैरेगा, फ्लोट तब भी करेगा। 2 केसेस में ये फ्लोट करेगा, जब डेंसिटी बराबर हो या डेंसिटी कम। और डेंसिटी ज़्यादा हुई तो वह डूब जाएगा। डेंसिटी ज़्यादा हुई तो बच्चे लोग क्या करेगा? डूब जाएगा, ओके। तो ये था आपका एक्सप्लोरिंग फोर्सेस क्लास 8 की फिजिक्स। सो बने रहने के लिए थैंक यू, एंड पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।